आज हम लोग ऋग्वेद काल का अर्थव्यवस्था हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, उसी अर्थव्यवस्था का हमने पशुपालन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? पशुपालन पढ़ लिया था और कृषि पढ़ रहे थे। पशुपालन हम लोगों ने पढ़ लिया था और कृषि पढ़ रहे थे। पशुपालन में मैंने कुछ शब्द पढ़ाया था आपको। उसमें एक शब्द जैसे पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग कल कृषि पढ़ रहे थे और कृषि में एक चीज और पशुपालन में ध्यान रखिएगा कि पुष्ण देवता पशुओं की रक्षा करते थे। पुष्ण देवता पशु की रक्षा करते थे। ये दो फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। पशुपालन में पशु की रक्षा करते थे। पशुपालन में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि ये दूध दूहती थी। और क्योंकि यह जो अर्थव्यवस्था था, पशुपालन अर्थव्यवस्था था, पशु का महत्व था, गाय का महत्व था, तो पुत्री ही दूध दूहती होगी, इसलिए उसका नाम दुहिता रख दिया गया। पुष्ण देवता पशु की रक्षा करते थे। ये पशुपालन में दो पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। कल हम लोग कृषि पढ़ रहे थे और कृषि में ये अश्विन देवता हैं, उन्होंने कृषि की शिक्षा लोग मतलब आम ऋग्वैदिक लोगों को दिया। अश्विन देवता कृषि का प्रशिक्षण ऋग्वैदिक लोगों को दिया। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधित वर्णन जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल में है और 24 बार कृषि की चर्चा की गई है। मैंने कुछ ऋग्वैदिक शब्द पढ़ाया था जिसमें आपको बहुत सा वर्ड पढ़ाया था, लेकिन करिसु नहीं पढ़ाया था। शायद करिसु का अर्थ खाद होता है और ये शब्द मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। और खिल्य जो था वो चारागाह भूमि को कहते थे। ये भी हमने कल नहीं पढ़ाया था। खिल चारागाह भूमि को कहते थे। और जुता हुआ खेत को क्षेत्र या उर्वरा कहते थे। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कृषि से जुड़ा हुआ ये सब शब्द है। कृषि के बाद शिल्प है। कृषि के बाद क्या है? शिल्प। ऋग्वैदिक आर्य को 3 धातु का ज्ञान था। 3 धातु का ज्ञान था। कौन कौन धातु का ज्ञान था? सोना, तांबा, टीन। देखिए यहाँ चांदी नहीं है। चांदी कहाँ था? हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन यहाँ पर चांदी नहीं। आप लोग को यह ध्यान रखना होगा, ठीक? क्योंकि तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता था। तांबा और कांसा के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तांबा और कांसा के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में कुछ शिल्प थे। सबसे इंपॉर्टेंट शिल्प था बढ़ई का शिल्प। बढ़ई को तक्षण भी कहा जाता था। बढ़ई का इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था सब शिल्प में क्योंकि यह कृषि का सामान भी बनाता था और प्लस युद्ध का भी सामान बनाता था। इसलिए शिल्प में जितने भी लोग थे, लोहार चाहे जो भी थे, उनमें बढ़ई का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। जुल्हा को तंतुबाय कहा जाता था। करघा को तसर कहा जाता था। करघा को तसर कहा जाता था। वैद को विसर कहा जाता था।
ये सब जो धातु के उनको कर्मकार कहा जाता था। ये सब ऋग्वेद काल में कुछ इंपॉर्टेंट जो है शिल्प से जुड़े हुए लोग थे। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी कभी एक वर्ड है उड़दर। उड़दर ऐसे कृषि में आना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूं। अनाज मापने का यंत्र है। अनाज मापने का यंत्र है। अब है व्यापार वाणिज्य। देखिए यहां पर मुद्रा नहीं है, यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली है। निष्क का प्रयोग होता था जो गले का आभूषण था मुद्रा के रूप में। निष्क का प्रयोग होता था मुद्रा के रूप में। और व्यापार वाणिज्य संभवतः पनी लोग करते थे। कौन करते थे? पनी करते थे। और पनी जो थे आयों की गाय चुरा लेते थे, आज की गाय चुराते थे, इसलिए इनसे इनका संबंध थोड़ा सा वैरपूर्ण था। व्यापार वाणिज्य में बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है आप लोगों को। कुल मिला के ये जो अर्थव्यवस्था है वो निर्वाह अर्थव्यवस्था है, पशुपालक अर्थव्यवस्था है, कृषि गौण धंधा है, व्यापार वाणिज्य में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा नहीं था। ये सब शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जो तथ्य है उसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब हम लोग ऋग्वेद काल का समाज पढ़े। ऋग्वेद काल का समाज। ऋग्वेद काल का समाज कैसा था? देखिए ऋग्वेद काल का जो समाज था वो कबीलाई समाज था। कैसा समाज था? कबीलाई समाज था। यह पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। एक गोत्र के लोग साथ रहते थे। गोत्र का अर्थ यहाँ पर परिवार है, जहां एक गोत्र परिवार के लोग साथ रहते थे। गोत्र का अर्थ है जिनका गाय साथ साथ बांधा जाता था। ऋग्वेद में नाना, नाती, दादा, दादी, ये सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, नत्र। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए कबीलाई समाज था, और जैसे जैसे और प्रारंभ में जो तीन ही वर्ग थे, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, ये तीन वर्ग थे। और समाज में कोई विशेष डिवीजन नहीं था, बंटवारा नहीं था। यहां पर एक ऋग्वेद का 7वां मंडल है। ऋग्वेद का 7वां मंडल है। उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं वैद्य हूं, मेरी मां अन्न पीसती है, और मेरे पिता मेरे पिता वैद्य हैं, मैं कवि हूं और मेरी मां अन्न पीसती है। ये और हम लोग सभी जो है परिवार में सुख पूर्वक रहते हैं। कहने का अर्थ परिवार में हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म चुनता था। जैसे कि अब विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। विश्वामित्र क्या थे? जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया वो ब्राह्मण से भी ऊपर था। गायत्री मंत्र दिया,
राजा भीरकू, ये जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन इनके जो परिवार के लोग हैं एक से एक राजवंश का निर्माण किए। भगवान राम भी इन्हीं वंश के थे। तो समाज में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था, लोग अपने स्वभाव के अनुसार समाज में अपना स्थान बनाते थे। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। मेरे कहने का अर्थ है कि ऋग्वेद काल में पहले समाज में जो विभाजन था वह था आपका कर्म पर, लेकिन ऋग्वेद काल के अंत तक आते आते जाति पर चला गया। ऋग्वेद काल में वर्ण पर काफी प्रयोग बल है। वर्ण का अर्थ रंग होता था और ये जो श्वेत रंग के होते थे, जो आर्ष थे, और अश्वेत रंग को नीचा दृष्टि से देखते थे। आर्ष में आप देखिएगा कि पहले दास, दस्यु और पनी। दास जो थे वो आर्ष के ही थे, क्योंकि सुदास, दिवोदास, मैंने चर्चा किया था इस बात पर। दस्यु जो थे लिंग पूजक थे और ये पनी जो थे आज की गाय चुरा लेते थे। इनका संबंध जो था आज का संबंध दास से तो अच्छा था, लेकिन दस्यु और पनी से शत्रुतापूर्ण था। ये ध्यान में हम लोगों को रखना होगा। ऋग्वेद में दास प्रथा थी, ऋग्वेद में दास प्रथा थी, और लेकिन स्त्री दास ज्यादा लोग फेवर करते थे, क्योंकि स्त्री दास जो है वो घरेलू काम करती थी। मतलब स्त्री दास से ज्यादा लोग था पाया गया और वो घरेलू काम के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। अब है स्त्री, समाज में स्त्री का क्या स्थिति है। स्त्री की स्थिति, क्योंकि यह समाज जो था वह वित्तीय शताब्दी समाज था, फिर भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। पुत्र का लोग कामना करते थे, लेकिन स्त्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं करते थे। पुत्र का लोग कामना करते थे, 100 वीरों की कल्पना की गई है, लेकिन स्त्री के जन्म को यहां पर हतोत्साहित नहीं किया जाता था। बाल विवाह नहीं था। 16 साल में लड़कियों का शादी हो जाता था। लड़कियां अपना पति का चुनाव स्वयं कर सकती थी, कोई इसमें ज्यादा टेंशन नहीं था। जैसे आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा सावित्री और सत्यवान का कहानी। सावित्री ने अपनी पति का चुनाव स्वयं किया था, यह जानती हुए कि सत्यवान की आयु 1 साल है। बचपन में कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। शिक्षा का अधिकार था, उपनयन का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, सभा में भाग लेती थी। 5 ऐसी स्त्रियों का नाम मिला है जो भजन गाती थी। भजन, इसका अर्थ है कि जो ऋग्वेद में जो भजन होते थे वह भाषा के रूप में थे, लिखा नहीं गया था अभी तक। यह हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इस समय नियोग प्रथा प्रचलन में था।
विधवा विवाह भी था, स्त्री को तलाक का अधिकार भी था, तलाक का अधिकार भी था। वियोग प्रथा जो है वह, जैसे स्त्री का पति मर जाता था तो स्त्री जो है अपने भाई, अपने पति के भाई के साथ, जो जिसको देवर कहा जाता था, या कोई जो क्लोज संबंधी था उससे विवाह कर सकती थी। मतलब अपना जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक जीवन है, वो कंटिन्यू कर सकती थी। इसलिए देवर को द्विवर भी कहा गया, देवर को द्विवर भी कहा गया है। ये सब स्त्री के बारे में कुछ है। कुछ इस समय विद्वान स्त्री भी मिली है, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, ये सब जो है इस काल की विदुषी थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। ऋषि अगस्त की पत्नी थी। यह आपका स्त्रियों का जो स्थिति है उसके बारे में है। एक थे हमारे, जब सामाजिक, जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, तो उसमें एक थे, एक स्वामी दयानंद सरस्वती। उस एक ऋग्वेद में हम लोग चर्चा भी किए, जो बताए हैं कि तिब्बत से आए हैं, तो आर्य तिब्बत से आए हैं। तो उन्होंने, जब वो कहते थे, उनका एक नारा था, वेद की ओर लौटो। तो जब वो कहते थे कि वेद की ओर लौटो, तो उनका इशारा ऋग्वेद की ओर था, उत्तर वैदिक काल की ओर नहीं था। ये ध्यान में रखिएगा, वो ऋग्वेद की बात करते थे। वेद की ओर लौटो मतलब ऋग्वेद की ओर लौटो। ऋग्वेदिक काल आदर्श समाज था, लेकिन आदर्श समाज पूर्णतम नहीं था। ये भी जान लीजिए, क्योंकि चोरी होती ही थी, चोरी होती थी, गाय की चोरी होती थी, सेंधमारी होती थी। तो ऐसा नहीं है कि ऋग्वेदिक काल जो है वो आदर्श समाज था, क्योंकि ऋग्वेद काल में कुछ ऐसे अधिकारी मिले हैं, जैसे अस्पश, ये गुप्तचर थे। तो ये गुप्तचर क्या करेंगे? यही सब जो आपराधिक तत्वों पर नजर रखेंगे, या पूरक होते थे, किला के अधिकारी होते थे। ये सब इस काल में है। मध्यमसी, ये पंच निर्णय देते थे, मतलब जो पंच का काम करते थे। जैसे कोई आपस में लड़ाई हुआ तो यही लोग जो है निर्णय देते थे। एक थे प्रश्न विधायक, ये न्यायाधीश होते थे। आखिर इन लोग करते क्या थे? तो निश्चयवादी समाज आदर्श नहीं था, वहां भी ये सब अपराध होते होंगे। जैसे उग्र, जीवग्रह, ये सब जो है पुलिस अधिकारी होते थे। तो कहने का अर्थ कि ऋग्वैदिक समाज भी कोई आदर्श समाज नहीं था। अगर ये लोग वहां पर मौजूद थे तो इसका अर्थ तो यही निकाला जा सकता है। देखिए, कोई भी समाज आदर्श नहीं हो सकता है किसी भी कालखंड में, लेकिन यह है कि उसमें बेस्ट कौन है, तो ऋग्वेद काल है। अब मनोरंजन क्या करते थे लोग ऋग्वेदिक काल? तो नृत्य, पासा खेलना, पशु को लड़ाना, मछली मारना, सॉरी शिकार करना, ये लोग ये सब काम करते, अभिनय करते थे। भोजन जो थे, ये लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, मांसाहारी थे, लेकिन नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। वस्त्र जो थे वह सूती भी था, ऊनी भी था और मृगचर्म भी था। 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, सूती, ऊनी और मृगचर्म के वस्त्र पहनते थे ये लोग।
शिक्षा मौखिक होती थी, शिक्षा मौखिक होती थी, और लेकिन नैतिक और स्वास्थ्य शिक्षा पर काफी बल दिया जाता था। नैतिक और स्वास्थ्य शिक्षा पर काफी बल दिया जाता था। ये सब है आपका ऋग्वेद काल के समाज के बारे में। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग धर्म पढ़ेंगे। धन्यवाद।